हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो है गुप्त काल, जिसको हमने प्रारंभ कर रखा है, उस गुप्त काल के दौरान जो राजस्व के जो स्रोत थे, जो साधन थे, उससे संबंधित बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, गुप्त काल में राजकीय आय के प्रमुख स्रोत कर थे, जो निम्न प्रकार के हैं। कर के माध्यम से ही जो है वो राजकीय आय की प्राप्ति होती थी, वही उसका प्रमुख स्रोत था। उसमें पहला प्रकार है भाग का। राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा ये होता था, जो भाग कहलाता था। फिर भोग था। संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में ये दिया जाने वाला कर था, जिसको भोग कहा जाता था। तीसरे प्रकार के कर का उल्लेख मिलता है उपरी कर एवं उद्रंग कर। यह एक प्रकार का भूमि कर होता था। भूमि कर की अदायगी दोनों ही रूपों में, हिरण्य यानी नगद या मेय अन्न में किया जा सकता था। यानी जो कृषक होते थे वो नगद में और या फिर अन्न दोनों में जो है वो कर की अदायगी कर सकते थे। किंतु छठी सदी के बाद जो है किसानों को भूमि कर की अदायगी अन्न के रूप में करने के लिए जो है वो बाध्य होना पड़ा, ऐसा उल्लेख मिलता है। भूमि का जो स्वामी था वो कृषकों एवं उनकी स्त्रियों से बेगार या बिष्टी लिया करता था। बेगार के तहत बच्चों हम जानते हैं कि जिसमें काम करने की मजदूरी नहीं दी जाती थी और मुफ्त में ही काम करवाया जाता था, उसे बेगार या बिष्टी कहा जाता था। हल दंड कर जो है वो हल पर लगता था। इसके अलावा गुप्त काल में बनिकों, शिल्पियों, शक्कर एवं नील बनाने वालों पर कर लगता था। नील बनाने का जिक्र मिलता है, संभवतः आधुनिक युग के समान न रहा हो, उसी के समान कुछ ऐसा हो जिसका उल्लेख हमें मिलता है। उस पे भी कर लगता था। संभवतः कपड़ा में कलर देने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता हो। गुप्त काल में राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में भूमि, रत्न, छिपा हुआ गुप्त धन, खाने एवं नमक जो है इन सबों का स्थान था, और ये अन्य महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जो है राजस्व की प्राप्ति कराते थे। इन पर सीधे सम्राट का जो है वो एक आधिपत्य होता था। नारद स्मृति में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। पर यदि कदाचित इस तरह की खान या गुप्त धन किसी ऐसी भूमि पर निकल आए जो किसी को पहले से अनुदान में मिली है, तो इस पर राजा का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। संभवतः गुप्त काल में भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। स्मृतिकार जो मनु हैं, उन्होंने अपने मनु स्मृति में कहा है कि भूमि पर उसी का अधिकार होता है जो भूमि को सर्वप्रथम जंगल से भूमि में परिवर्तित करता है। इस समय प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला प्रकार क्षेत्र भूमि का है। ऐसी भूमि जो खेती के योग्य होती थी वो क्षेत्र कहलाती थी, और उस पर कृषि कार्य होता था और जो अन्न उपजाए जाते थे। वास्तु भूमि, ऐसी भूमि जो निवास के योग्य होती थी, अर्थात जिस पे लोग मकान या घर बना करके रहते थे, ऐसी भूमि वास्तु भूमि कहलाती थी। चारागाह भूमि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पशुओं के चारा के लिए जो भूमि होती थी उसको चारागाह भूमि कहा जाता था। सिल ऐसी भूमि थी जो जोतने योग्य नहीं थी। जो भूमि जो है जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सिल कहा जाता था। और अग्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी और जंगल को साफ करके जो है उस पे कृषि का कर्म जो है वो किया जा सकता था, वो अग्रहत कहलाता था। अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है, जिसके नाम जो हैं उर्वरा, उस्सर, मरु, अपरहत, सदबल, पंकिल, जल प्रायमनुपम, कच्छ, सरकरा, सरकावती, नदी मात्रिक, देव मात्रिक, इस 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। जो जिस प्रकार की जो भूमि थी उस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता था। कृषि से जुड़े कार्यों को जो है महाअक्षपटलिक एवं कार्निक जो है वो देखरेख किया करते थे। गुप्त काल में सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण अधिकांश कृषि जो है वो वर्षा पर ही आधारित थी। हालांकि सिंचाई के साधनों का भी उल्लेख हमें मिलता है, जैसे स्कंदगुप्त ने जो है वो जूनागढ़ के अभिलेख में ऐसा उसके अभिलेख से प्रतीत होता है कि स्कंदगुप्त जो था उसने
सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सिंचाई में रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था और इसके द्वारा जो है सिंचाई किया जाता था, लेकिन अधिकांश कृषि जो है वो वर्षा पर ही आधारित होता था। गुप्त काल में सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि जैसी धातुओं जो थी वो प्रचलन में थी और जो पशु पाले जाते थे उसका उल्लेख हमें अमरकोश के जरिए प्राप्त होता है, जिसमें घोड़े, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि का विवरण प्राप्त होता है कि ये पशु जो थे वो पाले जाते थे मांस के लिए, दूध के लिए, कुछ जैसे घोड़े सवारी के लिए, मनोरंजन के लिए भी, तो इन सबों को पाला जाता था। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने गुप्त काल के समय के राजस्व के जो स्रोत थे उसके बारे में चर्चा की, भूमि के प्रकार के बारे में चर्चा की। अब अन्य कक्षा के दौरान जो है हम इसमें जो शास्त्री प्रथम खंड के लिए होगा उसमें गुप्तकालीन व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधी बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।